बिल्कुल सर। कि टिकट केवल मुझे ही मिले। मैं ये कहता हूं कि जो भी उनको अच्छा उम्मीदवार लगे उसी को टिकट दें, जी जो जिसमें ये संभावना ज़्यादा हो, जिस उम्मीदवार में कि दोनों पार्टियों का साझा उम्मीदवार हो, ताकि दोनों पार्टियों की वोट चढ़ सके। बड़ौदे के किसी भी पुत्र को आज तक राजनीति के उस शिखर पर पहुंचने का अवसर ही नहीं मिला। अगर कोई बना है तो एमएलए तक रह गया। बिल्कुल। और नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि हरियाणा की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है, क्योंकि बड़ौदा में जो उपचुनाव होने जा रहा है पूरे हरियाणा की नज़र उसी के ऊपर टिकी हुई है। और ग्राउंड मीडिया की टीम लगातार चुनावी सर्वे भी और जो दिग्गज नेता हैं उनके जो इंटरव्यू लगातार आप सभी के सामने हम लेकर के आ रहे हैं। इस टाइम पर जो जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केसी बांगड़ी इस समय हमारे साथ मौजूद है। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि 2008 के अंदर जो गोहाना के अंदर जो उपचुनाव हुआ था उसका चुनाव भी इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से यहाँ पर चुनाव मैदान में थे। और 2014 के अंदर जब सामान्य चुनाव लड़ा था तो लगभग 38,000 वोट लेकर के उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी के जगबीर मलिक 41,000 वोटों से जीते थे। लगभग 3,000 वोटों का ही फासला रहा था। तो अभी फिर दोबारा से जो भी संभावित प्रत्याशी हैं जो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के, हर संभावित प्रत्याशी से मुलाकात हम आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले तो बांगड़ साहब, आपका ग्राउंड मीडिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी कैसे हैं सर? बहुत अच्छे। अच्छा जी, पूरे हरियाणा की जो राजनीतिक सरगर्मियां आज वो तेज हो गई है, पूरे हरियाणा की नज़र इसके ऊपर टिकी हुई है। सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया की तरफ से यही जानना चाहेंगे जी, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन से चुनावी मैदान में अब की बार अजय सिंह चौटाला भी कह चुके हैं कि जिस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से होगा उसी पार्टी का निशान होगा। आपकी टिकट की उम्मीदवारी को लेकर के आप कहाँ तक अपनी दावेदारी पेश करते हैं? टिकट को लेकर के आपकी दावेदारी है सर? देखिए, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो हमारी पार्टी के संस्थापक भी हैं और हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जी सर, वो जो दिशा तय करेंगे जी पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर पदाधिकारी उनकी बात पर अमल करेगा। और मैं भी उनमें से एक हूँ। उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया है डॉक्टर अजय सिंह जी ने कि दोनों पार्टियां मिलकर के साझा उम्मीदवार उतारेंगी सहमति से। और वो उम्मीदवार किसी भी दोनों में से किसी भी पार्टी का हो सकता है। तो इस कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अजय सिंह जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या जिन भी अन्य किसी नेता को वो साथ लेकर के जो भी फैसला शीर्ष नेता करेंगे जी केसी बांगड़ उस पर फूल चढ़ाने का काम करेगा। बिल्कुल। चलिए सर, फिर भी बड़ौदा की बात करते हैं, क्योंकि चम्मन गांव बड़ौदा के अंदर लगभग जो चम्मन गांव यहाँ आते हैं, तो आपका क्या आकलन आपने निकाला है अभी तक? यदि आपको जेजेपी और बीजेपी की तरफ से आपको टिकट मिलती है, यदि आप विधानसभा में जाने का कार्य करते हैं, तो कौन सी ऐसी कमियां आपको नजर आ रही है विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा के अंदर, पहली ही कलम से आप उनको दूर करने का कार्य करेंगे, उन कमियों को? देखिए, हर हल्के में अनेक तरह की सुविधाओं की ज़रूरत होती है जी। बड़ौदा हल्का लगातार जो है एक मजबूत नेता से वंचित रहा है। बिल्कुल। और जब तक क्षेत्र का मजबूत रखवाड़ा नहीं होगा तो क्षेत्र का विकास में कमी आती है। मजबूत रखवाड़ा, मजबूत दावेदार, मजबूत व्यक्ति, मजबूत विधायक, मजबूत मंत्री अपने हल्के का विकास में ज़्यादा तेजी से उस विकास को बढ़ा सकता है और ज़्यादा हल्के में विकास की नीतियों को ला सकता है। बड़ौदा काफ़ी समय से, और मैं ये कहूँ कि आज तक बड़ौदे के बेटे को, बड़ौदे के किसी भी पुत्र को आज तक राजनीति के उस शिखर पर पहुंचने का अवसर ही नहीं मिला। अगर कोई बना है तो एमएलए तक रह गया। बिल्कुल। और अगर ऊंचे पद के ऊपर अगर इस क्षेत्र का कोई बेटा जाता है तो निश्चित तौर के ऊपर जो है विकास की गति बढ़ेगी, विकास की गाड़ी का पहिया तेजी से घूमेगा। और गठबंधन की तरफ से मैं भी टिकट का एक दावेदार हूँ और गठबंधन के दोनों पार्टियों के नेता अगर ये उचित समझेंगे, जिस भी उम्मीदवार को टिकट देंगे, चाहे वो मुझे देते हैं चाहे किसी अन्य उम्मीदवार को देते हैं, जो लड़ाई का जो अग्रणी जो रोल होता है वो केसी बांगड़ निभाएगा। चाहे किसी को भी टिकट मिले, मैं फ्रंट फुट पर जा कर के चुनावी लड़ाई को लड़ने का काम करूँ। बिल्कुल। प्रश्न आता सर यहाँ पर बीजेपी और जेजेपी की तरफ से संभावित प्रत्याशियों की काफ़ी लंबी लिस्ट है।
आप ही का नाम क्यों, टिकट के लिए जो दावेदारी है आप ही को, जेजेपी बीजेपी जो गठबंधन है आप ही को टिकट क्यों दे? प्रश्न आता है ये क्यों सुबोध सर? मैं इस बहस में नहीं जाना चाहूँगा। जी सर। मेरे बारे में, इस क्षेत्र के बारे में हमारे नेता भली भांति जानते हैं। जी सर। और सभी प्रत्याशियों के बारे में नेताओं को पता होता है। मैंने जैसा पहले फरमाया कि हमारी दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता जो भी निर्णय लेंगे, मैं कोई अति उत्साहित नहीं हूँ बिल्कुल सर कि टिकट केवल मुझे ही मिले। मैं ये कहता हूँ कि जो भी उनको अच्छा उम्मीदवार लगे उसी को टिकट दें। जी। जो जिसमें ये संभावना ज़्यादा हो, जिस उम्मीदवार में कि दोनों पार्टियों का साझा उम्मीदवार हो, ताकि दोनों पार्टियों की वोट चढ़ सके। पिछली मर्तबा 2019 में हमारी पार्टी के भूपेंद्र सिंह मलिक को 32,000 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 37,000 वोट मिले थे। जी। अब ऐसा उम्मीदवार चाहिए गठबंधन को जिसमें दोनों पार्टियों का लगभग 70,000 वोट होता है। दोनों पार्टियों का 70,000 वोट एक आदमी में समा जाए, ऐसा व्यक्ति चाहिए। ये हाईकमांड को, दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं को निर्णय करना है ऐसा व्यक्ति कौन है, ये उनको छांटना है। किसी में मैं अपने आप मुंह मियाँ मिट्ठू बनूं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सर। मैं केवल टिकट मांगने वालों की लाइन में जरूर खड़ा हूं, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करना चाहता। बिल्कुल, क्योंकि सर ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि आप जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में आपकी गिनती होती है। और अभी मेरा प्रश्न रहेगा कि कांग्रेस पार्टी बार बार दावा कर रही है, हुड्डा साहब भी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। इससे पहले आपको पता है कि देवीलाल का गढ़ लंबे समय तक 30-35 साल तक यहाँ पर रहा है। और अभी कोरोना काल की बात करें, कहीं किसानों की बात करें, या अलग अलग जो पीटीआई जो मुद्दा बना हुआ है उसको लेकर के क्या लगता है गठबंधन जो हुड्डा का जो गढ़ है उसको तोड़ पाएगी या क्या मामला रहेगा सर, यदि आपको टिकट मिलती है तो? नहीं, मैं केवल अपनी टिकट की बात नहीं कर रहा। जी सर। जो गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा, जी। भूपेंद्र हुड्डा जी जिस गढ़ की बात करते हैं वो गढ़ तो पिछली बार टूट गया था। जी सर। 1,22,000 वोट पोल हुए थे। 1,22,000 में से भूपेंद्र हुड्डा जी के उम्मीदवार को तो 42,000 वोट मिले। 80,000 वोट उनके खिलाफ पड़े थे। उनके उम्मीदवार को तो केवल 33% वोट मिले। 67% वोट तो हुड्डा साहब के खिलाफ पड़े थे। गढ़ कहाँ रह गए? गढ़ तो टूट चुका है। गढ़ तो पिछले चुनाव में टूट चुका है। 42,000 वोट 1,22,000 में से मिलना, 33% वोट मिलना तो गढ़ की निशानी नहीं है। बिल्कुल जी। और अब गठबंधन के दोनों पार्टियों का मिलकर के बड़ा मजबूत दावेदारी इस हल्के पर बनती है। और दोनों पार्टियों के शीर्ष नेता जिस उम्मीदवार को लेकर के आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है जिस भी उम्मीदवार का वो सिलेक्शन करेंगे वो उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार से भारी बहुमत से यहाँ जीतने का काम करेगा। बिल्कुल। चलिए सर, बड़ौदा की एक बार मैं कई गांव हैं जो उनके ऊपर नजर डलवाना चाहूँगा। काफ़ी गांव बनवासा की तरफ करते हैं, वो डूबा का एरिया आता है जी। और कई गांव ऐसे हैं कि कहा जाता है कि जिस टाइम पर कांग्रेस राज था उस टाइम पर पानी ज़्यादा चलता था नहरों के अंदर। अभी जो बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार है, अभी चुनाव को लेकर के ही पानी छोड़ने लगे हैं। ऐसी ऐसी बातें भी आ रही हैं निकल करके। वो खासतौर पर किसानों के लिए आपका क्या रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा इलाका जो है बड़ौदा हल्के का, इसके ऊपर दोहरी मार पड़ती है जी। एक तरफ तो सूखे की मार पड़ती है क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर कामयाब नहीं है, यहाँ नहरों पर आधारित है। और दूसरा, थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होते हैं, कई गांव, दर्जनों गांव ऐसे हल्के के जो पानी में डूब जाते हैं। तो फ्लड की भी प्रॉब्लम है और सूखे की भी प्रॉब्लम है जी। तो इस करके जो यहाँ किसान है वो बहुत अधिक लाभ में नहीं रहता, उसको दोनों फसलों का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें सावनी फसल डूब जाती है बारिश ज़्यादा होने से, और कई इलाके ऐसे हैं जिसमें सूखे की वजह से अच्छी फसल नहीं हो पाती। तो एक गन्ने की फसल है हमारे यहाँ जो काफ़ी कामयाब है इस बड़ौदा हल्के में, और गन्ने की फसल को काफ़ी बढ़ावा भी मिला है। जब यहाँ चौटाला साहब की सरकार थी, गोहाना में, अहुलाना में शुगर मिल लगा, यहाँ के किसानों की दशा बदली। और उस शुगर मिल में जो कैपेसिटी है इस समय 20,000 क्विंटल पर डे की है। मेरी कोशिश रहेगी, चाहे मैं उम्मीदवार हूँ तो भी और उम्मीदवार नहीं हूँ तो भी, मेरी जब से गठबंधन की सरकार बनी है मैं लगातार इस प्रयास में हूँ। मैं मंत्री जी से भी मिला हूँ, मुख्यमंत्री से भी हमने जो है दरखास्त की है, माननीय उप मुख्यमंत्री को भी लिखित में दिया और कई बार बातें भी की हैं
कि गोहाना शुगर मिल की कैपेसिटी को डबल किया जाए, 20,000 से बढ़ा करके 40,000 क्विंटल पर डे की कैपेसिटी की जाए, ताकि यहाँ जो विस्तार हो सके गन्ने का, और गन्ने की फसल लोग ज़्यादा एरिया में बीज सके, पैदावार बढ़ सके और किसान को आर्थिक रूप से समृद्ध किया जा सके। ये मेरी सोच है, और इस सोच के तहत चाहे इस बाई इलेक्शन में मुझे टिकट मिलती है तो भी इस सोच को सिरे चढ़ाने का भरपूर प्रयास रहेगा, और नहीं भी मिलती है मैं इस इलाके का बेटा हूँ, इस इलाके का किसान हूँ। ये मेरी कर्म भूमि है, ये मेरी जन्म भूमि है, ये मेरी धर्म भूमि है, ये मेरी समाज की भूमि है। मैं अपने समाज के किसानों के लिए, अपने लोगों के लिए, इस इलाके के लोगों को खुशहाल करने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और करता रहूँगा। बिल्कुल। तो वही बताना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब का जो पैतृक गांव है वो कोड़ा गांव है, और कोड़ा का जो इर्द गिर्द जो गढ़वाड़ है, बोड़ है, बरोदा है, बिटाना है, खेड़ा खेड़ी है, ये चारों तरफ के जो गांव है इन्हीं के गांव के लगते हुए हैं, और काफ़ी क्योंकि धरातल से भी जुड़े रहे हैं। शिक्षा को लेकर के सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी शिक्षा भी प्राप्त की आपने, विदेशों तक आपने जो पढ़ाई की है। बड़ौदा हल्के की यदि बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पीछे है, तो किस तरह का प्रोजेक्ट रहेगा शिक्षा को लेकर के आपका? मैंने जैसा बताया कि इस हल्के का कोई बेटा जी बहुत मजबूत स्थिति में सरकार में मंत्री लेवल तक नहीं पहुंचा। बिल्कुल सर। और जब कोई ग्रामीण इलाका है, क्योंकि इसमें कोई शहर नहीं लगता, चम्मन गांव ये है इस क्षेत्र में, और 2 बार मंत्री जरूर बने, चौधरी श्यामचंद जी बने, कृपाराम पूनिया जी बने जी, लेकिन वो इस हल्के के बेटे नहीं थे। श्री कृष्ण हुड्डा जी भी 3 बार विधायक बने, इस हल्के के बेटे नहीं थे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हल्के का बेटा MLA बनकर के ऊपर तक पहुंचे, तब इलाके का भला होने में जो न विकास की गाड़ी जो न और ज़्यादा तेजी से दौड़ेगी, ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल। तो और इसके लिए जो इसमें आज ज़रूरत है उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की, और नौजवानों को रोजगार की, किसान को आर्थिक रूप से मजबूत करने की, और किसान के ऊपर जो आधारित दूसरी जातियां हैं, जो SC BC के लोग हैं, जो किसान पर आधारित हैं, क्योंकि इस इलाके में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाना नहीं है जी, कोई बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है जो और रोजगार मिल सके। यहाँ जो रोजगार है जो यहाँ वो केवल खेती का रोजगार मिलता है। किसान खुद खेती करने वाला है, मजदूर उसकी मदद करता है, और मजदूर को मजदूरी खेती वाले काम में ही मिलती है, और तो कोई मजदूरी यहाँ मिलती नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए मजदूर को भी, किसान को भी मजबूत करने की यहाँ ज़रूरत है। यहाँ अच्छे कारखाने लगे, जो 75% का जो कानून बन रहा है उस कानून के तहत नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले, उच्च शिक्षा का प्रबंध हो, जो इस इलाके में कमी है। अभी सरकार ने 2 गर्ल्स कॉलेज खोले हैं, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। बॉयज़ के लिए भी कॉलेज खोलने चाहिए, लेकिन कोई विश्वविद्यालय अगर यहाँ बन सकता है, जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है जनता बुटाना की, वहाँ विश्वविद्यालय भी बने, ताकि यहाँ रोजगार भी मिले, उच्च शिक्षा भी मिले, तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ावा मिले। और ये ऐसा प्रयास मेरा लगातार है, और इसको और ज़्यादा मजबूती के साथ उठाने का हम काम करेंगे। 4.25 साल सरकार के बाकी हैं। मैं कोशिश करूँगा इन 4.25 साल में मैं चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि इस 4.25 साल के अरसे में अपने इलाके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मांग पूरी करवा सकूँ, ये मेरा सपना है। बिल्कुल सर। तो बड़ौदा में जो चम्मन गांव में आप जैसे आप जाते हैं, तो लोगों का प्यार कैसा मिल रहा है आपके प्रति? मैं तो लगातार इलाके में ही हूँ, मुझे कोई स्पेशल जाने की ज़रूरत नहीं। मैं 63 साल का हो गया, लगातार पढ़ाई भी यहीं की है, सामाजिक काम भी यहीं करता हूँ। 7 गौशाला है मेरे इलाके में। बिल्कुल जी। गोहाना सब डिवीज़न में 7 गौशालाओं में जाता हूँ पिछले 15-16 साल से। 51 हज़ार रुपये प्रति गौशाला प्रत्येक वर्ष में देने का काम करता हूँ अपनी नेक कमाई से। बिल्कुल सर। जो बच्चे खिलाड़ी हैं उनको भी खेलने के लिए हम वो देते हैं, मंदिरों में भी दान करते हैं। गरीब घरों की कन्याओं की शादी में भी उनको सहयोग करने का काम करते हैं। सैकड़ों कन्याओं की शादियों में मदद की है। बिल्कुल। तो इलाके से जुड़े हुए हैं, अपने लोगों से जुड़े हुए हैं, किसान की समस्याओं को उठाने के लिए हमेशा तत्पर हैं और उठाते रहे हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में। हम संघर्ष इस तरह से करते हैं जैसे विपक्ष का आदमी कर रहा हो, सत्ता पक्ष में बैठ करके भी। तो हम अपने किसान के लिए, अपने मजदूरों के लिए, अपने नौजवान बेटे बेटियों के लिए और इस इलाके के लोगों के लिए केसी बांगड़ 24 घंटे तत्पर तैयार रहता है
और अपने इलाके की सेवा के लिए उनके एक सेवादार के रूप में, एक मजबूत चौकीदार के रूप में इलाके में अपनी सेवाएं देने का हम काम कर रहे हैं और इलाके के लोगों को 24 घंटे हम तैयार रहते हैं, तैयार रहेंगे हमेशा। बिल्कुल सर। तो भाई विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा यदि उपचुनाव की यदि बात करते हैं, जो तमाम जानकारियां ग्राउंड मीडिया के माध्यम से लगातार आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। डॉक्टर साहब, लास्ट में क्या आप संदेश बड़ौदा की जो जनता है ग्राउंड मीडिया के माध्यम से क्या उनको आप संदेश पहुँचाना चाहेंगे? मैं अपने बड़ौदा विधानसभा के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माता और बहनों को इतना कहना चाहूँगा जी सर कि आने वाले उपचुनाव में जी सरकार का साथ दें। भाजपा जजपा गठबंधन के उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता करके सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि आने वाले समय में 4.25 साल में सरकार की योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठा करके इलाके की तरक्की और इलाके की भलाई के लिए, किसान की समृद्धि के लिए और गरीब आदमी के उत्थान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए यथासंभव कदम उठाए जा सकें और उनका पालन करवाया जा सके। जय हिंद, नमस्कार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।